बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि आज इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 3 टू 4 मंथ के बाद, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि नहीं बना सका। लेकिन कोशिश होगी कि अब आने वाले जो 3 से 4 महीने हैं, ठीक है? 3 टू 4 मंथ हैं, उसमें कोशिश होगी कि रेगुलरली जो है वो वीडियो अपलोड की जाए और आपका जो रिमेनिंग कोर्स है, वो हर सूरत इस मंथ के अंदर या अगले मंथ के शुरू में ख़त्म कर दिया जाए। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है? इससे पहले हम जो क्लास 11th फिजिक्स है, जो कि न्यू बुक आई है, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके हम 7 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं एक्सरसाइज के, और 3 चैप्टर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करके हम आ चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, अब इसमें आपको ना यहाँ पर कुछ आंसर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट जो की बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारे आंसर जो है वो गलत भी होते हैं, ठीक है? कुछ बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के भी लिखे होते हैं, तो कुछ बुक से लिए गए हैं, कुछ खुद से बनाए गए हैं, कुछ को ठीक किया गया है, तो पूरा वो ना कॉम्बिनेशन से करके ना आपके सामने ये लाया गया है। तो आप जितने यानी जिस तरह से मैंने ये आंसर लिखे हैं, आप एज इट इज़ ये आंसर अपनी जो कॉपी है, अपनी नोटबुक है, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? और फाइनल पेपर में भी यही आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, यहाँ से हम वो क्वेश्चन और आंसर्स वगैरह पढ़ेंगे, और इस बोर्ड के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा कि इस शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या कहा गया है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग? कहता है कि जब जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट होती है, ठीक है, जब वो नीचे आ रही होती है तब इलेक्ट्रिकल पावर की क्यों जरूरत पड़ती है? जब तो ऊपर जा रही होती है तब तो समझ में आती है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, तब क्यों मैं हमें इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है? एक ये क्वेश्चन है। बेसिकली ना इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, व्हाई शुड बी देयर बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस? है कि अगर आप एलिवेटर में बैठे तो वहां पर लिमिट होती है कि 10 पैसेंजर्स इसमें खड़े हो सकते हैं, या 20 खड़े हो सकते हैं, या 5 खड़े हो सकते हैं, या वेट लिखा होता है कि इतना वेट जो है, या इतना वेट जो है वो इस लिफ्ट के अंदर आ सकता है, इतने इंसान आ सकते हैं। तो ये लिमिट क्यों लगाई जाती है? तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको आंसर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग? ठीक है, एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट वगैरह होती है जिसमें आप ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है? तो क्यों जरूरत होती है? अच्छा देखिए, इसमें जरूरत क्यों होती है। देखिए, जब ना लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है ताकि वो स्मूथली नीचे आए। अगर इलेक्ट्रिकल पावर आप नहीं दोगे, मतलब कोई ऐसी मोटर अटैच नहीं करोगे, कोई ऐसा ब्रेक सिस्टम उसके साथ अटैच नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा कि जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो फ्री फॉल करते हुए आएगी, और जब फ्री फॉल करते हुए आएगी तो जाहिर सी बात है चोट लगने का भी खदशा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल पावर हमें रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर आप इसका क्या लिखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर नहीं देंगे तो लिफ्ट फ्री फॉल करती हुई नीचे आएगी और आपको वेट लेसनेस की कंडीशन अंदर महसूस होगी, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डिसेंट। एक हाँ ये भी रीजन है, स्पीड ऑफ द डिसेंट, कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर आप नहीं देंगे तो जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ते 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 कहां पहुंच जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या इलेक्ट्रिकल पावर देनी पड़ती है ताकि स्पीड कंट्रोल रह सके। आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट या एलिवेटर नीचे आता है तो आहिस्ता 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 आता है। ये नहीं होता कि ऊपर से छोड़ देते हैं और नीचे आते हुए इतनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कांस्टेंट स्पीड के साथ आता है। क्यों? क्योंकि साथ में इलेक्ट्रिकल पावर भी दी हुई होती है, ठीक है? द मोटर एक्ट एज अ ब्रेक टू प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जाहिर सी बात है मोटर ही हमें वो सही इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, तो फ्री फॉलिंग इससे नहीं होती ड्यू टू ग्रेविटी, इंश्योरिंग अ स्मूथ एंड सेफ लैंडिंग।
ठीक है। अब इसमें तो कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअल थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इश्यू होता है ठीक है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई शुड बी देयर बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन दिस केस। लिमिट लिमिट क्यों होती है कि भाई इतने पैसेंजर इसमें जाने चाहिए। अब देखिए वो लिमिट क्यों होती है। लिमिट इसलिए होती है कि देखिए लिफ्ट का जो सिस्टम होता है ना, पहले हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये लिफ्ट है, अगर हमारे पास ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। अब लिफ्ट के ऊपर जो रस्से से होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एक ऐसे पुली सी होती है और पुली से ऐसे बांध के यहाँ पर हमने एक काउंटर वेट अटैच किया हुआ होता है, ठीक है। काउंटर वेट क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास स्टील या आयरन जैसे स्लैब्स ही होती हैं जो हमारे पास इस लिफ्ट और पैसेंजर के वेट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटर वेट ऐसे साथ में अटैच किया होता है, सही है। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है काउंटर वेट ऊपर जाता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है काउंटर वेट नीचे आता है, तो मोटर का काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर जब लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है तो मोटर को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़े, यानी हैवी मोटर हमें लगानी पड़े, और ये मतलब उस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम ये काउंटर वेट लगाते हैं ताकि जब मोटर इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाए तो उसको उतना ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, ठीक है। इतने ज़्यादा उस पर वजन, उतना ज़्यादा उस पर लोड ना पड़े, ठीक है। बहरहाल, तो क्यों हम इस तरह से करते हैं। देखिए अगर तो हम यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पर ले आए, बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंसानों को इस लिफ्ट के अंदर ऐसे बंद कर दे, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो काउंटर वेट है ये क्या करता है, इस लिफ्ट के जो वेट है इसको बैलेंस करता है। जब यहां पर बहुत सारे इंसान एक ही दफा इस लिफ्ट में घुस जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ओवरलोडेड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ओवरलोडेड हो जाएगी। और ओवरलोडेड होने की वजह से देखें ये क्या होगा कि a limit is necessary to prevent the elevator car from becoming heavier than the counterweight। कि जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एलिवेटर होगी, ठीक है, विद पैसेंजर बिकमिंग हैवियर देन द काउंटर वेट। काउंटर वेट से क्या हो जाएगी, ये हैवियर हो जाएगी, सही है। यहां पर जो वेट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये वाला जो काउंटर वेट है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो बहुत स्पीड से नीचे आएगी, और ये भी क्या है, खतरा है, ठीक है। तो weight system is designed to handle if overloaded the brakes might fail to control the descent leading to an accident। ठीक है, जब जाहिर सी बात है ऐसे स्पीड से वो आएगी, मतलब ओवरलोडेड हो जाएगी, तो ब्रेक्स के फेल होने का खतरा होता है, ठीक है। ब्रेक्स जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रिकल पावर से उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ब्रेक्स के फेल होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वो सीधी नीचे आएगी और हादसा हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एलिवेटर, एलिवेटर कार और एलिवेटर आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या एलिवेटर कार लिखते हैं, एलिवेटर लिखते हैं, एक ही बात है। टू प्रिवेंट द एलिवेटर कार फ्रॉम बिकमिंग हैवियर देन द काउंटर वेट। क्यों, क्योंकि ताकि जो एलिवेटर कार है वो काउंटर वेट से हैवियर ना हो जाए, इस वजह से हम ज्यादा पैसेंजर उसके अंदर नहीं उसमें दाखिल करते। डिजाइन टू हैंडल इफ ओवरलोडेड द ब्रेक्स माइट बी फेल टू कंट्रोल द डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है, लीडिंग टू एन एक्सीडेंट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब ये हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं क्या बात है। A body is being raised to a height h from surface of earth. What is the sign of work done by both? ठीक है, by both मतलब work done by applied force and work done by gravity। कहता है कि हमारे पास क्या है, एक अदद बॉडी है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरह ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखिए इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। एक तो है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है कि जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको खींच के ऊपर लेके जा रहा हूं, ये मैं फोर्स जो लगा रहा हूं ये कौन सी है, अप्लाइड फोर्स है। उसके नतीजे में जो ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। मेरे अपोजिट अटैक जो है वो, ठीक है, मेरे अपोजिट साइड से बात है लगेगी। मैं अगर इधर फोर्स लगाऊंगा वो इधर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। मैं अगर अपवर्ड लगाऊंगा वो डाउनवर्ड लगेगी। तो इधर क्या है, ग्रेविटी की फोर्स है, सही है। तो यहां पर देखें कि वो कहता है कि ये वाला जो वर्क हो रहा है अप्लाइड फोर्स की वजह से, और ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये आपने बताना है कि ये क्या होगा और इनके साइंस क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम अप्लाइड फोर्स की वजह से देख लेते हैं, इसके साथ मैं ए लिख देता हूं, अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, कि मैं इसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रहा हूं, मेरे अगेंस्ट ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो एक वर्क वो भी कर रही है। तो अब इसकी वजह से अगर आप देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। और अगर यहां पर अगर आप देखें अप्लाइड फोर्स की वजह, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी, यानी कि वर्क आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। अच्छा, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देखते हैं वर्क क्या आता है। इसकी वजह से देखिए तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और यहां पर देखिए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ही हो रहा है ना भाई, वो मैं लेके ऊपर ही जा रहा हूं। फोर्सेस हैं कि अप्लाइड फोर्स ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भाई उसको अपवर्ड ही है, उसको चेंज नहीं करना। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड है, यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। तो थीटा कितना होगा, थीटा तो आपके पास 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, याद रखना है, कॉस 180 आपके पास क्या होता है, -1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। ठीक है। तो वर्क आपके पास क्या है, ये तो नेगेटिव आया। तो जो वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव आएगा, और जो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यही देखना इसका आंसर होगा। ठीक है, हम इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अगर हम इसको बैक साइड से भी मैंने इस पे लिखा हुआ है वो अगर हम देखें तो यहां पर देखें क्या है, अप्लाइड फोर्स की वजह से द फोर्स इज अप्लाइड अपवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अपवर्ड। ठीक है, यहां पर देखें फोर्स जो है वो अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अपवर्ड है, सिंस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, सो एफ डी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एफ डी, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, द वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वही चीजें जो मैं पहले समझा चुका हूं, अब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप इसको एज इट इज लिखेंगे। द ग्रेविटी की वजह से द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड while the displacement is upward, the angle is 180 डिग्री, W is equal to FD cos 180 डिग्री, 180 cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो is equal to minus FD आ गया, so the work done by gravity is negative। सिंपल, ये इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, होप्स हो कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है। कहता है अ बॉडी फॉल्स द अर्थ इन एयर, मतलब फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इन एयर। ठीक है, विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल, जस्टिफाई। अब देखिए इसमें ना उसने एक कंडीशन लगा दी, कहता है एयर है, वैक्यूम नहीं है भाई, एयर है, एयर है। एयर के अंदर एक जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, एयर के अंदर जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, ऐसे अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, जमीन की तरफ फॉल कर रहा है। तो कहता है इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो ड्यूरिंग फॉल कंजर्व होगी या नहीं होगी, भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज एयर इज अ रेजिस्टिव मीडियम, एयर इज अ रेजिस्टिव मीडियम, और जब रेजिस्टिव मीडियम होगा तो जब बॉडी नीचे आएगी तो उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी उसमें थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ साउंड में लॉस हो जाएगी, कुछ हीट में लॉस हो जाएगी, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो देखिए किस तरह से कि नो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। बाज़ औक़ात इसका एक नंबर आपको दे देता है अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो सिर्फ इतना लिखने का। नेक्स्ट, इट एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस, जब वो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो रास्ते में क्या है, एयर है। अच्छा, सम ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस, मतलब कि जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी कुछ मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन, अब जो एयर है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है क्योंकि रेजिस्टिव मीडियम है, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाएगी, एक चीज। दूसरी है दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। अब ये जो एनर्जी है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हुई है वो क्या होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एंड साउंड में। ठीक है, सो एज इट फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट लेस देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या मतलब है कि अगर यहां पर ये बॉल थी, यहां पर ये ऐसे नीचे आ रही है, यहां पर अगर 10 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 है,
तो जब यहाँ पे ग्राउंड पे बॉल पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, बट 10 होती नहीं है। क्यों नहीं थी? मान लें 8 हो जाएगी। 2 किधर गई? 2 जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च होगी, जिसमें वो हीट में कुछ कन्वर्ट होगी, कुछ साउंड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इस वजह से कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट लेस देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होगा। लॉस 10 हुआ है, गेन 8 हुआ है। ठीक है, 2 किधर गया? कन्वर्ट हो गया हीट और साउंड में। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कीप्स डिक्रीजिंग। अब जो इनका सम है ना पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च हो रही है, डिसिपेट हो रही है। ओके हो गया? तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस केस में रेजिस्टिव मीडियम के अंदर जहां पर एनर्जी खर्च भी होगी, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो कंजर्व नहीं होगी। ओके हो गया? लेकिन लास्ट में ना उसने एक लाइन लिखी हुई है जो मेरे बोर्ड रखने से मिट भी गया है। इफ इट वर फॉलिंग इन वैक्यूम, इफ इट वर फॉलिंग इन वैक्यूम, कि अगर ये वैक्यूम के अंदर फॉल कर रही हो तो फिर क्या हो? ठीक है, वैक्यूम के अंदर मतलब क्या? नॉन रेजिस्टिव मीडियम, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें फिर क्या होगा? देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी कंजर्व। अगर वैक्यूम है तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी वुड बी कंजर्व बट वैक्यूम के केस में, जहां पर रेजिस्टिव मीडियम नहीं होता, ठीक है, एयर वगैरह नहीं होती है। बट हमारे केस में क्या है? एयर है। तो आपका ये जो 4 to 4.5 लाइन वाला आंसर है, इतना आंसर बेस्ट है। अगर लास्ट लाइन लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई इश्यू नहीं है। बट 4.5 लाइन का आपका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो यहां पर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट पावर ऑफ क्रेन इन किलोवाट विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड। कहता है एक क्रेन है, वो क्या करती है? 1000 kg मास को लिफ्ट करती है, ठीक है, उसको उठाती है। कहां तक? 100 मीटर की हाइट तक। ठीक है, कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। तो आपने बताना है पावर ऑफ क्रेन कितनी है, मतलब उस क्रेन की कितनी पावर है, ये आपने बताना है। तो डाटा में देखिए क्या है? मैस दिया हुआ है 1000 kg, हाइट दी है 100 मीटर, टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड। पावर आपने बतानी है, बट शर्त ये है कि किलो वॉट में बतानी है। किस में बतानी है? किलो वॉट में बतानी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो पावर का फार्मूला होता है वो आप सबको पता है, वो क्या होता है? W/T। पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और जब आप उस मैस को लिफ्ट करेंगे, क्रेन उस मैस को लिफ्ट करेगी 100 मीटर की हाइट तक, तो क्या करेगी? वर्क करेगी। और वो वर्क क्या बनेगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, क्योंकि वो हाइट कवर कर रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh डिवाइडेड बाय टी। ओके हो गया? अच्छा, अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट सेम होती है, इस वजह से W की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, E/T भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बाय T भी लिख सकते हैं, सेम यूनिट होती है वर्क और एनर्जी की। अच्छा, मैस यहाँ पर कितना है? वो हमारे पास है जी 1000 kg। और G की वैल्यू कितनी है? वो है 9.8। और हाइट की वैल्यू कितनी है? 100। अब अक्सर स्टूडेंट ना यहाँ पर भी कैलकुलेटर ढूंढना शुरू हो जाते हैं, हालांकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब 9.8 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बनता है 980। ये कितना बनता है? 980। और 980 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपने सिंपल इतना काम करना है, 980 लिख के 1000 के साथ 3 जीरो होते हैं ना, तो इसके साथ 3 मजीद आप जीरोस लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, 98 के साथ 4 जीरो और नीचे लिखिए 20। अब ये जीरो जो है वो इस जीरो से कट गया। 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 2 9s are 18। और यहाँ पे आएगा 0 0 0। सही है, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 49,000 वॉट। अब ये भी काफ़ी की बुक्स में उसने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कोशिश करें ठीक है यहाँ से करें। तो अच्छा, अब 49,000 वॉट तो आ गया,
लेकिन हमें क्या वॉट में चाहिए? नहीं, हमें तो किलो वॉट में चाहिए। और आपको पता है वॉट छोटी यूनिट है, किलो वॉट बड़ी यूनिट है। तो वॉट छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। तो वॉट से किलो वॉट में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, किलो वॉट से वॉट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो इसको जब डिवाइडेड बाय हमने 1000 किया तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से काट के तो ये आ जाएगा 49 किलो वॉट। ये हमारी क्या है? पावर है, और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया? तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहां पर एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रॉली ऑफ मैस 1500 केजी। एक ट्रॉली है जिसका मैस कितना है? ठीक है, मैस ऑफ ट्रॉली ये कितना है? 1500 केजी। ओके हो गया? कैरिंग सैंड बैग्स ऑफ 500 केजी। ये सैंड बैग जो इसके हैं वो कितने हैं? वो 500 केजी के हैं। सही है। इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके हो गया? ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक। फ्रिक्शनलेस ट्रैक का मतलब है कि भाई जिस ट्रैक पे चल रही है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। अच्छा, आफ्टर सम टाइम सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ होल सैंड बैग्स ऑन द रोड एट अ रेट ऑफ 0.05 kg पर सेकंड। कुछ टाइम के बाद ये जो सैंड बैग है ये लीक होने लग पड़े, और लीक होकर सैंड जो है वो रोड के ऊपर गिरने लग पड़ी। तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि सारी की सारी जो सैंड है वो सारी की सारी होल, मतलब सैंड के जो आपके बैग थे उसमें होल हो गए, तो सारी की सारी सैंड किधर गिर गई? रोड के ऊपर गिर गई। जब रोड के ऊपर गिर गई तब आपके पास जो फाइनल मैस है ट्रॉली का वो जाहिर सी बात है 1500 ही रहा, लेकिन सैंड का यहां पे क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आपने क्या बताना है कि जो आपके पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर इंटायर सैंड बैग्स आर एम्प्टी। ठीक है, जब सारे इंटायर जो बैग है वो सारे जो सैंड बैग है वो जब एम्प्टी हो जाए तब आपने इस ट्रॉली की जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने बतानी है। ओके हो गया? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टोटल मैस दिया हुआ है, उसके बाद जब सारे बैग खाली हो गए हैं सैंड के तब मैस जाहिर सी बात है ट्रॉली का तो उतना ही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी आपने ट्रॉली की फाइंड करनी है। सबसे पहले ना इसका डाटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ डाटा की। अच्छा, डाटा में सबसे पहले देखें कि इनिशियल मैस कितना है? एम आई जो है वो ट्रॉली का मैस है 1500 प्लस जो सैंड का मैस है वो है 500। तो ये आपके पास हो गया 2000 केजी। ये आपके पास है टोटल मैस। ओके हो गया? सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है सैंड ट्रॉली के अंदर ही है तो आप टोटल मैस लोगे। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जो आपके पास फाइनल मैस है जब वो सारी बोरियां वगैरह खाली हो गई हैं रेत से, तो फाइनल मैस जाहिर सी बात है बेचारी जो ट्रॉली का मैस है वही आपका फाइनल मैस है। और आपने जो फाइनल फील्ड वेलोसिटी है वो आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। बस ये काम थे इधर। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। स्कोर से सुनना है। यहां पर आप लगाओगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो जो मोमेंटम इसका यहां पर होगा पूरे सिस्टम का वो ही मोमेंटम यहां पर होगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, याद रखना है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो यहां पर आ जाएगा एम आई वी आई और यहां पर आ जाएगा एम एफ वी एफ। अच्छा, यहाँ पर ना आपकी बुक वालों ने 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड पे आके फिर उसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने से करना मतलब उसको रहने दें। आप इसको एज इट इज सॉल्व करें और आंसर किलोमीटर पर आवर में ले आए। तो एम आई यहाँ पर कितना है? वो है 2000। ठीक है, और जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर में है, याद रखना है। यहाँ पर मैस कितना है? 1500 है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, तो ये बनेगा 80,000। ठीक है जी, और ये आपके पास बनेगा 1500, और यहाँ पर आएगा वी एफ। ठीक है, अब वी एफ को यहीं पे रहने दें, 80,000 डिवाइडेड बाय 1500। ओके हो गया? अब ये दो जीरो जो है वो इन दो जीरो से कट गए,
तो ये आपके पास फिर क्या आएगा 800 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आता है जी तकरीबन 53.3 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए हमने किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज ले रखी है, उसमें रहने दी है, और आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, इसका मतलब है जब सैंड बैग एम्प्टी हो जाएंगे तब हमारे पास ये जो ट्रॉली है वो 53.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको हमने छोटू से बोर्ड पे आपने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क ऑन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। आपने क्या करनी है कि वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट का बताना है एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। सबसे पहले देखिए ये एमकेएस और सीजीएस सिस्टम क्या होता है। पहले देखते हैं कि एमकेएस सिस्टम, एम मतलब क्या होता है मीटर, ठीक है, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। ठीक है, अब देखें जो आपके पास लेंथ की यूनिट है वो क्या होती है मीटर होती है, और मैस की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। और ये यूनिट आपकी अगर आपको याद हो तो ये तो एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करता है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो कौन सा है, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है, यहां पर मीटर है तो यहां पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर किलोग्राम है तो यहां पर ग्राम आ जाएगा, यहां पर सेकंड है तो यहां पर सेकंड ही रहेगा, टाइम जो है वो सेकंड ही होता है। ठीक है, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो। तो सीजीएस में हम जो लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर लेते हैं, जो मैस की यूनिट है वो ग्राम लेते हैं, और जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो ये एमकेएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। आपने इन दोनों सिस्टम से बताना है वर्क की जो एब्सोल्यूट यूनिट है और जो ग्रेविटेशनल यूनिट है उसका बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट यूनिट का। जो एसआई यूनिट आपके पास होगी ना इसकी, वो ही आपकी क्या होगी, वो आपकी एब्सोल्यूट यूनिट होगी। ठीक है, अच्छा किस तरह से, एमकेएस सिस्टम में जो वर्क यूनिट होती है वो क्या होती है, जॉउल होती है। मैंने कहा था जो एमकेएस सिस्टम है, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो एमकेएस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वर्क यूनिट है वो है जॉउल। क्यों क्यों जॉउल है भाई, वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पर जब हम वर्क यूनिट देखते हैं तो वो आती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता होना ये चाहिए कि ये किस तरह से यूनिट आती है। ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी होता है। फोर्स की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर डी की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वर्क की यूनिट है। ठीक है, अब केजी किस में आता है, यहाँ पर एम के एस में, मीटर भी एम के एस में आता है, सेकंड भी एम के एस में आता है, तो इस वजह से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आपकी एम के एस में आ रही है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जॉउल कहते हैं। ओके हो गया। तो इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस द बॉडी बाय 1 मीटर, देन द वर्क इज डन टू बी 1 जॉउल। ठीक है, कि 1 न्यूटन फोर्स अगर आप ऑब्जेक्ट पे लगाएं और 1 मीटर वो डिस्प्लेस कर दे तो कितना उसने वर्क किया, 1 जॉउल किया। तो ये तो था एमकेएस सिस्टम। अब सीजीएस में देखते हैं। सीजीएस में जो वर्क यूनिट है वो है अर्ज, ई आर जी, कभी स्मॉल ई आर जी से भी आप इसको शो करते हैं, तो अर्ज इसकी यूनिट है। और सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है ना वो डायन होती है। हाँ डायन सर, यहां पे एमकेएस में क्या है, न्यूटन है, और सीजीएस में क्या है, डायन है। इसी तरह यहां पर एमकेएस में मीटर आएगा, यहां पर सीजीएस में सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सीजीएस में क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। तो न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है, डायन में क्या है, ये यूनिट है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास 1 डायन फोर्स लगे और बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करे तो आपके पास जो वर्क होगा वो 1 अर्ज होगा। अच्छा, अब डायन क्या होता है, यहां पे देखिए डायन में क्या होता है कि केजी की जगह आ जाता है ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर उसी तरह रहता है। क्यों, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर ये सीजीएस में आते हैं। और 1 जॉउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज होता है, मतलब 1 जॉउल बड़ी यूनिट है और अर्ज छोटी यूनिट है, मतलब 1 जॉउल के अंदर 10⁻⁷ अर्ज आ सकते हैं या आते हैं।
तो ये तो था एब्सोल्यूट यूनिट किसमें, एमकेएस में, और सीजीएस में किसकी, वर्क की। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करते हैं, ये एक्चुअल में समझाने वाला है। ओके हो गया, अब गौर से सुनना है। ग्रेविटेशनल यूनिट जो एमकेएस में है ना, किसकी, वर्क की, वो आपके पास है केजी मीटर। केजी मीटर क्या है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। अब ये देखिए क्या होती है, गौर से सुनना है। देखिए अगर हमारे पास एक मैस हो, ठीक है, और ये मैस कितना है, 1 kg है, सही है। अगर 1 kg है तो इसकी जाहिर सी बात है वेट की फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अब मुझे कोई बता सकते हैं ये वेट की फोर्स कितनी डाउनवर्ड कितनी लगेगी? आप कहेंगे सर फार्मूले से देख ले, वो क्या है, W इक्वल टू एम जी है। अब मैस कितना है, 1 kg है, 1 kg है, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, सही है। यानी कि वेट इसका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसका मतलब है इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना, वेट की फोर्स, वो कितनी है, 9.8 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन है। अच्छा, इसका मतलब है जो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो क्या है, 9.8 न्यूटन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ किलोग्राम वेट, फोर्स ऑफ किलोग्राम वेट हम इसको कहते हैं 9.8 न्यूटन को। अच्छा, अब इसमें ये एम के सिस्टम में क्या है, कहता है कि अगर 1 kg आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट कितना है, 9.8 न्यूटन है, यानी इस पर डाउनवर्ड फोर्स 9.8 न्यूटन लग रही है। अगर आप ऐसे उसको ऊपर से छोड़ दे और वो नीचे की तरफ आए, जाहिर सी बात है जब आप ऊपर से छोड़ देंगे 9.8 न्यूटन की, फिर उस पर फोर्स लगेगी, वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब वो नीचे की तरफ आए तो तब आपके पास वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे 1 मीटर। वो कितना डिस्प्लेसमेंट करे, 1 मीटर करे। तो उसने कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल यूनिट में, उसने किया केजी मीटर। वाह, फिर से देखिए, 1 kg मैस है, उस पर 9.8 न्यूटन वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, आपने उसको ऊपर से छोड़ दिया और ऊपर से नीचे आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब है वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है, 1 kg मीटर हुआ है। और कौन सी यूनिट है ये, एमकेएस यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है किसकी, वर्क की। एमकेएस में ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की, और कितनी आई है, केजी मीटर। तो कभी कभी इसको आप केजी फोर्स मीटर में ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी फोर्स मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सही है। तो ये चीज ना इसमें याद रखनी है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो केजी मीटर, सही है, 1 kg मैस। ओके हो गया। सीजीएस में देखें क्या होगा, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सीजीएस में यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर, ग्रेविटेशनल यूनिट किसकी, वर्क की, सही है। तो केजी की जगह ग्राम ग्राम ले, मीटर की जगह सेंटीमीटर ले आइए, ठीक है, यहां से देख लिया करें। अब 1 kg मीटर कितना होता है, 9.8 जूल होता है। 1 kg मीटर अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। 1 kg मीटर किसके इक्वल होगा, 9.8 जूल के इक्वल होगा, सही है। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h reaches the ground with a speed of 1.2 square root gh. Calculate work done by air friction. कहता है कि एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब ऊपर है तो उसके पास कौन सी होगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो रास्ते में उसको टक्कर जाती है एयर। अब जाहिर सी बात है जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कुछ जो वर्क है, जो ठीक है, बॉडी को वो वर्क करना पड़ेगा इस एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट। जाहिर सी बात है एयर एक रेजिस्टिव मीडियम है, तो उससे निकलने के लिए जो है इसको वर्क करना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क आपने कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आंसर में देखें, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, mgh। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो आपके पास होती है हाफ mv²। सबको ही पता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें केस कौन सा लगेगा, यहां पर आपके पास लगेगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये गेन होगा, प्लस आपके पास होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी अगर यहां से 10 लॉस हो रहा है, 8 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा, मान ले 2 होगा, ठीक है। तो 2 + 8 10 ही होता है, सही है। तो 10 लॉस हो रहा है, 2 फ्रिक्शन। तो आपने ये जो WF है ना, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो मैंने अपने पास से वैल्यूज लिखी है ना।
अच्छा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने लिखना है WF यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आपके पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे आपके पास आएगा mgh पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mv²। लेकिन यहां पर देखिए उसने वैल्यू दी है v इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर रूट जी एच। ठीक है, तो ये आपके पास ना उसने वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू आपने क्या करनी है, इधर पुट करनी है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू उसने दी हुई है। तो आपके पास क्या आएगा, एम जी एच माइनस हाफ एम वी की जगह आप क्या लिखोगे, 1.2 स्क्वायर रूट जी एच, स्मॉल एच से लिखने कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एम जी एच माइनस हाफ एम, 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, 1.44। ठीक है, अब ये स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो आ जाएगा जी एच। ओके हो गया। अच्छा, अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो आएगा एम जी एच माइनस, आप इसको क्या करें, 1.44 डिवाइडेड बाई 2 कर दें और इस एम जी एच को, एम को जी एच से मल्टीप्लाई कर दें तो यह बन जाएगा एम जी एच। ओके हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास डब्ल्यू एफ कितना आएगा, ये आपके पास आएगा एम जी एच माइनस 1.44 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0.72 एम जी एच। अच्छा, अब एम जी एच कॉमन ले लें तो यह आज आपके पास आ जाएगा 1.0.1 माइनस 0.72। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.28 एम जी एच डब्ल्यू एफ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने देखा है कि डब्ल्यू एफ हमारे पास कितना है, 0.28 mgh, यानी कि दिस इज द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके हो गया। तो होप्स हो कि ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। डन हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बाइसिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जूल। व्हाट काइनेटिक एनर्जी वुड द बाइसिकल हैव इफ इट हैड, ओके, सेम मास बट हैज स्पीड डबल। ठीक है, 3 टाइम्स मास एंड वाज मूविंग विद 1/2 ऑफ द स्पीड। कहता है एक जो बाइसिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 150 जूल है। ठीक है, तो आपने बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कब, जब उसका मैस सेम रहे बट स्पीड डबल हो जाए, जब उसका मैस 3 टाइम हो जाए और स्पीड हाफ हो जाए। तो इन दो केसेस में आपने बताना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, हम सबको ही पता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कंडीशन पुट करते हैं, कहते हैं सेम मैस बट है स्पीड डबल, मैस सेम रहेगा स्पीड डबल हो जाएगी। तो आप यहां पे लिखिए काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 एम वी की जगह आप कर दें 2v और उसका स्क्वायर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है, स्पीड डबल हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम, ये आपके पास आ जाएगा 4v²। अब कई बच्चे यहां से ऐसे करना शुरू हो जाते हैं, 2 1s are 2 2 2s are 4। और भाई ऐसे करेंगे तो आंसर आपका कहां से निकलेगा। आपने सिंपल क्या करना है, 4 को बाहर ले आना है, 4 को बाहर ले आना है और 1/2 एम वी स्क्वायर ऐसे लिख देना है। कुछ भी नहीं कहा, 1/2 एम वी स्क्वायर को उधर ही रहने दिए, इस 4 को जस्ट उठा के बाहर लेके आ गए हैं। अगर हम बाहर लेके आ रहे हैं तब भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 हाफ एम वी स्क्वायर, क्या था, ये तो काइनेटिक एनर्जी था। तो ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम क्या है, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि जो अब अगर स्पीड आप डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने ना याद रखनी है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस इसका। सेकंड केस में फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास वही हाफ एम वी स्क्वायर। अब कंडीशन पुट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्राइम कर देते हैं। ठीक है, कि न्यू कंडीशन है, कहते हैं मैस कितना है, 3 टाइम्स मैस हो गया तो 1/2 और यहां पर आप कर देंगे 3m। वेलोसिटी कितनी है, हाफ होगी, है हाफ होगी तो आप v/2 करेंगे और उसका स्क्वायर।
ठीक है, कंडीशन पुट की है, मास की जगह 3m और वेलोसिटी की जगह v/2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 3m और आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, 1/2 mv² बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 4, आपने इसको बाहर ले आना है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इसको इधर 4 डिवाइड हो रहा है, नीचे 4 लिख लें और अंदर क्या आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा। ठीक है, 3/4 हाफ mv²। तो यहाँ पे आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 3/4 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। डन हो गया। तो ये आपके पास क्या था, आंसर था। ठीक है, इन दोनों केसेस का। ठीक है, आप यहां पे लिख दें, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/4 टाइम्स, 3/4 टाइम्स। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अपने इस छोटू से बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। what will be the effect on kinetic energy of the body having mass m moving with velocity v when its momentum becomes double। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा जब उसका मास m है, वेलोसिटी v है, लेकिन मोमेंटम डबल हो गया है, तो फिर उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो बड़ा आसान काम है, देख लेते हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो भाई है हाफ mv²। किसी तरीके से ना आपने इसमें मोमेंटम को इन्वॉल्व करना है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू mv। तो हमें किसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम को इन्वॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, mv² है, तो मुझे मोमेंटम को अगर इन्वॉल्व करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m कर दूंगा। m से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो ये आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m है, तो ये m² बन जाएगा और नीचे ये m आ जाएगा। यानी कुछ भी नहीं किया, m से डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया। m से मल्टीप्लाई किया तो m² हो गया, डिवाइड किया तो ये m हो गया। तो एक m से मल्टीप्लाई हो गया, एक m से डिवाइड हो गया, तो 2m हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब इसका मकसद क्या है भाई, क्यों हमने 2m इन्वॉल्व किए हैं। तो ये रहेगा 1/2m और ये बन जाएगा mv का स्क्वायर। m² v² है ना, तो mv का स्क्वायर बनेगा। अब mv क्या है, p है, तो ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और p का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। आ गया ना मोमेंटम। ठीक है, यही तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर आ जाए मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी अब प्राइम आप लगाएं, क्योंकि अब हम लगाने लगे हैं कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या कहते हैं, मोमेंटम डबल हो जाए। तो आप यहां पे करेंगे 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ओके हो गया। अब ये ऊपर हो जाएगा 4p² डिवाइडेड बाय 2m। अब फिर से कह रहा हूं, ये नहीं करने लग पड़ा 2 1 2 2 2 4, सारी कहानी बिगाड़ देंगे। तो आप 4 को ऐसे बाहर ले आए, आप इसको ऐसे लिख लें, p² डिवाइडेड बाय 2m। एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब p² बाय 2m क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप यहां पे लिखेंगे 4 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्राइम की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी अगर मोमेंटम आप डबल करते हो। तो अगर मोमेंटम डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एंड काइनेटिक एनर्जी। मीन के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्या उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है या दोनों होते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता है, ठीक है, नासा का है, और वो क्या कर रहा है, जमीन के गिर्द ऑर्बिट में तेजी से रिवॉल्व कर रहा है, तेजी से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो आपने बताना है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है या दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए, स्पेस स्टेशन हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब किस तरह से वो चीज देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं किस तरह से है। It is moving at a very high speed to stay in orbit, so it definitely has kinetic energy। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऑर्बिट के अंदर तेजी से घूम रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी होगी। ठीक हो गया, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। असल मसला आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीपीई से मैंने इसको शो किया है। इवन दो एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस, ग्रेविटी इज स्टिल पुलिंग ऑन द स्पेस स्टेशन। अब जो एस्ट्रोनॉट है ना, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं, मतलब उनको अपना वेट महसूस नहीं होता, हवाओं में उड़ रहे होते हैं। ठीक है,
अच्छा सोचने में आता है, अच्छा शायद वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो तो नहीं होगी, इस वजह तो नहीं हवाओं में उड़ रहे। नहीं, ग्रेविटी ज़ीरो नहीं होती। ग्रेविटी स्टिल पुलिंग ऑन द स्पेस स्टेशन। ग्रेविटी स्टिल जो स्पेस स्टेशन है उसको खींच रही है। फ्री फॉल की वजह से वो वेटलेस हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज एट अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस। इट पोजेसेस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू अर्थ। अब देखिए अगर सैटेलाइट मूव कर रही है ऑर्बिट के अंदर तो उस पे जो है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से हाइट के ऊपर है, अर्थ की सरफेस से काफ़ी हाइट के ऊपर है। और आपको पता है हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हाइट की वजह से रिलेटिव टू अर्थ जो है उसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी की वैल्यू भी लग रही है जिसकी वजह से वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है। ओके हो गया? ग्रेविटी की वैल्यू इसमें जीरो नहीं है। अर्थ उसको अपनी तरफ कंटिन्यूसली खींच रही है। ठीक हो गया? तो इस वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी होगी, काइनेटिक एनर्जी बी होगी। ठीक है? तो यहां पर हमारे जो 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के वो खत्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।